आपको बुराड़ी कांड तो याद होगा। बुराड़ी जहाँ पे एक घर के अंदर पूरी फैमिली ने मास सुसाइड किया था। और बाद में जब इसकी इंटरप्रिटेशन हुई, बहुत तहलका मचा, तो सब लोगों ने बताया कि कैसे वो घर के एक मेंबर को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। एक डायरी के अंदर सेट ऑफ रूल थे जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पूरी लाइफ बिताते थे। और ये जो मास सुसाइड था ना, ये भी किसी रिचुअल का ही चक्कर था। और उस रिचुअल को अगर लोगों को इंटरप्रिटेशन सही है तो उसको कहा जाएगा कल्ट प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। कल्ट प्रैक्टिस एक्चुअली होता क्या है? आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। लोग मेन स्ट्रीम रिलीजन फॉलो करते हैं जो कि फंडामेंटली है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और उन सब के कुछ ना कुछ फॉलोअर हैं, कोई मसीहा है, गॉड है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब लोग खुद अपना एक रिलीजन बना देते हैं या सो कॉल्ड गॉड या मसीहा बन जाते हैं, तो जब उनके फॉलोअर होते हैं ना, तो उनके फॉलोअर एक टाइम के बाद सारी हदें पार कर देते हैं। और उसके बाद उनको ना तो अपनी जान की परवाह रहती है, ना दूसरों की जान की परवाह रहती है। इसी प्रैक्टिस को कहते हैं कल्ट प्रैक्टिस। तो गाइज, मैं इस वीडियो में ना ऐसे ही 5 कल्ट प्रैक्टिसेस की बात करूंगा जो बुराड़ी से बहुत पहले हुए हैं और बुराड़ी से बहुत ज्यादा खतरनाक थे और पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट हुआ था। तो गाइज, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है जो कि इन टॉपिक्स को कवर करती है, मिस्ट्री, क्राइम और हॉरर, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो गाइज, बिना ज़्यादा डिले किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा नाम है शान एंड वेलकम टू द पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। 1970 के टाइम पे मुंबई में एक आश्रम था, एक घर को आश्रम बनाया हुआ था। धीरे धीरे उस घर के अंदर जो फॉलोअर्स थे, जो शिष्य थे उस गुरु के, जिनका नाम था आचार्य रजनीश, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो कुछ टाइम के बाद 70s में ही उस आश्रम को प्रॉपर मूव किया गया पुणे में, और एक बहुत ही बड़ा आश्रम की जगह ली गई, एक पूरी कम्युनिटी बनी। उस आचार्य रजनीश को बाद में दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उस टाइम पे इंडिया में ओशो या फिर आचार्य रजनीश इंडिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आदमी थे। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उस टाइम के बहुत बड़े एक्टर, जिनको अमिताभ बच्चन से टक्कर दी जाती है, विनोद खन्ना, वो भी उनके फॉलोअर थे और हफ्तों हफ्तों उनके आश्रम में रहते थे। दरअसल ओशो अपनी बातों की वजह से बहुत फेमस थे। वो रिलीजियस जो थे, फंडामेंटल जो पुराने रिलीजन चले आ रहे हैं, वो उनको नहीं मानते थे और वो अपनी कुछ थ्योरी देते थे कि आपको ना खुद ही अपना लॉजिक लगा के रिलीजन फॉलो करना चाहिए, और रिलीजन में जो बातें कह गई हैं दो टूक, उनको जैसे हैं वैसे मानने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग इनको कंट्रोवर्शियल मानते थे, लेकिन इनके फॉलोअर की भी संख्या कम नहीं थी और अच्छे खासे पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग उनको फॉलो करते थे। और इनका जो आश्रम था उसके अंदर मेन था मेडिटेशन। मेडिटेशन भी इनका जैसे अपना कल्चरल इंडियन में जो मेडिटेशन होता है उस तरह का मेडिटेशन नहीं होता था कि आपने अपनी सांस को देखना है, शांत होकर बैठना है एक पोजीशन के अंदर, एक बढ़िया इन्वायरमेंट होना चाहिए। इनका जो मेडिटेशन था वो था डांसिंग का। उसके अंदर लोग शोर शराबा करते थे, डांस करते थे। इनका कहना था कि जब तक आप अपने अंदर का शोर बाहर नहीं निकालोगे तो मेडिटेशन में आप शांत कैसे रहोगे और अपने अंदर की आवाज़ कैसे सुनोगे। तो कुछ टाइम के बाद उस मेडिटेशन जो है वो काफ़ी वायरल हुआ, इवन दो कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन लोग इस थ्योरी को फॉलो करने लगे। लोग कहते थे कि हमें फ़ायदा भी होता है इससे। कुछ टाइम के बाद इस मेडिटेशन के साथ इन्होंने अपने आश्रम के अंदर थेरेपी स्टार्ट की, और उस टाइम पे ये थेरेपीज ही इनका जो इनकम का मेन सोर्स था, क्योंकि अगर कोई कल्ट चला रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ना। तो थोड़े टाइम के बाद इनके आश्रम के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ों की, गतिविधियों की न्यूज़ आने लगी, मीडिया में, गवर्नमेंट में, पुलिस में, और ये कुछ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अब बदनाम भी होने लगे। बताया जाता है कि इनकी जो थ्योरी थी ओशो की, वो कहते थे फ्री सेक्स के बारे में, कि अब पार्टनर कैन हैव फिजिकल इंटरेक्शन विथ सो मेनी अदर पार्टनर्स, और शादी के कॉन्सेप्ट को एकदम नकारते थे। और इनके खुद के भी अलेजली कई सारे पार्टनर्स थे उस आश्रम के अंदर। तो गवर्नमेंट के पास जो उस टाइम इंदिरा गांधी थी, उनके पास ये कंप्लेंट आई कि इनके आश्रम के अंदर ड्रग अब्यूज़ होता है और प्रोस्टिट्यूशन होता है और टैक्स फ्रॉड, ये चीज़ें आने लगी खबरें। तो इन सब से बचने के लिए आचार्य रजनीश या ओशो ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से मूव आउट करेंगे यूएस की तरफ, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया की तरह अमेरिका में भी उनके फॉलोअर बहुत हैं। तो अपने फॉलोअर की मदद से उन्होंने यूएस के अंदर वेस्को काउंटी, एक जगह है ऑरेगन स्टेट में, वहाँ पे एक आश्रम की बहुत बड़ी जगह ली, और ये सारे जो इनके फॉलोअर थे वो सब वहाँ पे चले गए। और इवन वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा आने लगी थी कि आसपास के नेबरहुड को, गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था ये सब कुछ। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती थी,
एक्चुअली उनके फॉलोअर वहाँ पे एक पूरा रजनीशपुरम बनाना चाहते थे उस सिटी को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो फ्री सेक्स के बहुत ही कॉन्सेप्ट में थे और बे एकदम नॉन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वहाँ पे आम था, मल्टीपल पार्टनर के साथ वहाँ पे इंडल्ज होना वगैरह वगैरह। तो और साथ में वहाँ पे कई सारे क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होने लगा था इनके फॉलोअर का। वहाँ पे जो उनका नेबरहुड था उससे इनके फॉलोअर के बीच में कई टाइम से बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे थे। और कुछ टाइम के बाद वहाँ के जो उनके जो फॉलोअर थे ओशो के, उन्होंने उन नेबरहुड को सबक सिखाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है सैल्मोनेला एंटेरिका। ये उन्होंने 10 रेस्टोरेंट के अंदर फूड के अंदर मिक्स किया और जिसके अंदर बहुत ही बड़े तौर पे फूड पॉइजनिंग हो गई थी वो अलग अलग जगह के रेस्टोरेंट में, लोकल जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे। और इसके पीछे नाम आया ओशो का और उनके फॉलोअर का। हालांकि उस टाइम पे ओशो बताया जाता है कि एकदम साइलेंस रहते थे, उन्होंने मौन धारण किया हुआ था। तो यही नहीं, उनके जो फॉलोअर थे वो एक टाइम के बाद इतने ज़्यादा वायलेंट थे कि वो वाटर पाइपलाइन के अंदर एक डिसीज स्प्रेड करना चाह रहे थे, वहाँ पे एक बैक्टीरिया जो टाइफाइड फैलाता है। और यही नहीं, सबसे ज़्यादा जो इनका इन्फेमस कारनामा है, जो एक पूरा असैसिनेशन को अंजाम देने वाले थे ओशो के फॉलोअर, वो ये था कि ऑरेगन स्टेट की तरफ से एक अटॉर्नी अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था चार्ल्स टर्नर। चार्ल्स टर्नर का एक काम ये था कि वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो एक्टिविटी जो चेक करने जाने वाले थे चार्ल्स टर्नर, इनके फॉलोअर ने प्लानिंग की थी उनको असैसिनेट करने की। और ये यूएस के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा थ्रेट था किसी भी आश्रम या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो लेकिन चार्ल्स टर्नर का शेड्यूल चेंज हो गया था उस टाइम पे और वो वहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से वो बच गए। तो 1987 में ओशो को दोबारा इंडिया आए, तब तक वो 21 कंट्री के अंदर इंक्लूडिंग यूएस बैन थे और 1990 में ओशो की मौत हो गई। लेकिन बताया जाता है कि पुणे के आश्रम में और यूएस में कुछ जगह पे आज भी ओशो का कल्ट फॉलो होता है। तो जो अगला कल्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस कल्ट का नाम है द ऑर्डर ऑफ द सोलर टेम्पल। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अभी कुछ टाइम के बाद एक अपोकलिप्स आने वाला है और हमारी जो रेस है, जो भी हमें फॉलो करने वाले होंगे इस कल्ट को, सिर्फ वही बचेंगे और बाकी सारी दुनिया मारी जाएगी। और इस कल्ट को स्टार्ट किया था 2 लोगों ने, जिसमें एक का नाम था जू और दूसरे का जोसेफ। जो जू जेरेड था वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ था, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेसर था और उसके अंदर बहुत ही बड़ी महारत हासिल थी उसे। और उसका जो पार्टनर इन क्राइम था जोसेफ पहले भी कई सारे कल्ट को फॉलो कर चुका था, कल्ट का लीडर था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इस बार जब वो मिला जेरेड से तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। इन दोनों ने मिलके 1984 में जेनेवा में ये अपना एक नया कल्ट या रिलीजन स्टार्ट किया। इन दोनों ने मिलके कई सारे सोलर टेम्पल भी बनाए। इनका जो मेन मोटिव था उसको फॉलो करते हुए जो कुछ रूल्स थे वो ऐसे थे कि उनका कहना था कि वाइट सुप्रीमेसी इज़ द रियल, कि जो गोरे लोग हैं, जो हमारी रेस है, वो ही पूरी दुनिया को बचाएगी। और उनके हिसाब से ब्लैक लोगों को इनस्लेव करना ओके था, देयर वाज नो प्रॉब्लम विद दैट। और उनका कहना था कि हम जो फॉलो कर रहे हैं इन्हीं से निकला है अब्राहमिक रिलीजन। इनका जो हेडक्वार्टर था वो था सोलर टेम्पल का ज्यूरिक में। और इस ग्रुप के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं थी लोगों की या गवर्नमेंट की या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको लोग देखें। ये तो सबको पता था कि ये अपनी तरह का एक रिलीजन बना रहा है और कंट्रोवर्शियल हैं ये दोनों। लेकिन इनके सबसे ज़्यादा फेम मिला था, सबसे जो बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो आई थी 1994 में। दरअसल एक फैमिली थी जो इनके फॉलोअर थे, उसके अंदर एक बच्चा था। इन्होंने बोला था कि ये जो बच्चा है, 3 महीने का बच्चा, ये एंटी क्राइस्ट है और अगर कोई एंटी क्राइस्ट है तो उसकी सज़ा एक ही है। आप समझ सकते हैं, वो चीज़ जो एक बच्चे के लिए आप कभी भी नहीं सोचेंगे। एग्जैक्टली। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से आउटरीच हुआ इनको गिरफ्तार करने का, और इनको गिरफ्तार करते या कल्ट ख़त्म होता इससे पहले एक दिन आया 5 अक्टूबर 1994। उस दिन स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और कनाडा, इन अलग अलग जगह पे 150 प्लस लोगों ने अपनी जान दे दी। कोई कहता है कि उनको मारा गया, कोई कहता है कि ये सुसाइड था। और जो इनका मेन टेम्पल था उसके अंदर 2 लोगों ने पहले सबको मारा, उसके बाद उन्होंने इस पूरे टेम्पल में आग लगा दी और खुद भी मर गए। बताया जाता है कि ये वही सोलर टेम्पल था और इनका यही कल्ट था। इनका कहना था कि अभी कुछ दिन के बाद एक अपोकलिप्स आएगा और जो अभी मर रहे हैं ये जन्नत जाएंगे और सिर्फ यही बचेंगे। तो ये जो नया कल्ट है जिसकी अगली कल्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस कल्ट का नाम है रियलिज्म।
इसका जो क्रिएटर था, इस कल्ट को बनाने वाला, उस कल्ट को बनाने का जो मोमेंट था उसका नाम था रियलियन मोमेंट, यानी रियलिज्म पे बेस्ड कि मैं जो कर रहा हूँ यही रियल है, बाकी सब फेक है। और इसका कहना था कि जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, मैं सबसे आखिरी प्रॉफिट हूँ सो कॉल्ड, और मुझे जो फॉलो करेगा वो तो बच जाएगा और बाकी किसी का कुछ नहीं पता, मतलब मैं ही हूँ जो बचा सकता हूँ लोगों को। बेसिकली ये अपने आप को एक आखिरी मसीहा मानता था। और इसकी फिलॉसफी कुछ इस तरह से थी कि ये कहता था कि हम लोग एलियन रेस हैं, मुझे मिलने कई बार एलियंस आ चुके हैं। और ये कहता था कि एक टाइम के बाद जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा तो एक यूएफए को अंदर बैठकर मैं और मेरे फॉलोअर जाएंगे और वो बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट की नज़र इसमें पड़ती है। इसका जो हेडक्वार्टर था वो था फ्रांस के अंदर, और इसके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगते हैं जो कि बाकी और भी कल्ट प्रैक्टिसेस में या कल्ट फॉलोअर के ऊपर लगते हैं, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़, टैक्स फ्रॉड और पीडोफिलिया, क्योंकि ये भी फ्री सेक्स का प्रीचर था और साथ में ये अगेंस्ट मैरिज के अगेंस्ट बात करता था, एंटी मैरिज बात करता था। और यहाँ तक कि इसने अपने फॉलोअर में से जो एक फैमिली थी उसकी 18 साल की लड़की थी जिससे शादी की थी, बीइंग 55 ईयर ओल्ड। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहा था ये। इसने एक बार बोला था कि मैं लास्ट मसीहा हूँ, और इसने ये भी बोला था कि मैं जीसस का हाफ ब्रदर हूँ। कुछ टाइम के बाद जो इनका हेड ऑफिस था फ्रांस के अंदर, वहाँ से इनको निकाला गया बाहर। तो उसके बाद इसने कुछ बुक्स लिखी और इसकी खुद की वेबसाइट थी। और 2000 में जो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब इसने पैसे कमाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें अप्लाई करी, और बाकी जो कल्ट फॉलोअर थे ना उससे हट के ये थोड़ा ज़्यादा बिजनेस माइंडेड था। 2000 के टाइम में इसके ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि उन्होंने एक क्लोन बेबी बनाया है, जिसके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक केस चला, और आज तक ये इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसा रहता है। और कुछ टाइम के बाद इसने क्या करा कि जैसे मेंबरशिप होती है ना, ऐसी वीआईपी मेंबरशिप अप्लाई करी कि हर मेंबर को अपनी इनकम का 7% इसे देना ज़रूरी है, और जो इससे ज़्यादा देगा वो ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे जाएगा इस कल्ट के अंदर। तो ऐसे करते करते ये हमारी जितनी भी स्टोरीज है कल्ट की, उसके अंदर इकलौता मेंबर है जो 77 ईयर्स का है आज, और आज भी जिंदा है और किसी न किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट है। और इसका कल्ट आज भी कोरिया के अंदर फॉलो होता है। जो अगले कल्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ उस कल्ट का नाम है एलिफ, और उसका जो क्रिएटर था उसका नाम था शोको अशारा। शोको अशारा जापान के सबसे ज़्यादा वायलेंट इंसान में से एक था, और उसने वहाँ का सबसे बड़े क्राइम में से एक क्राइम को, जो शरीन गैस से जो मेट्रो के अंदर किया गया था हमला, वो उनका सबसे बड़ा डोमेस्टिक हमलों में से एक था, जिसके अंदर 20 लोग मरे थे लगभग, और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसका जो कल्ट था उसका नाम था ओम शिनरिक्यो। ये जापान में 1987 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और इसका कहना था कि मैं गॉड हूँ, और वो काफ़ी सारे रिलीजन को, अब्राहमिक रिलीजन प्लस जो बौद्धिस्ट रिलीजन है, हिंदू रिलीजन, इन सबको मिला के ये कहता था कि मैं आखिरी मसीहा हूँ। और ये यहाँ तक बोलता था कि मेरा जो ब्लड है, उस ब्लड को अगर आप अपनी बॉडी में डालते हो तो प्योरिफिकेशन हो जाएगा आपकी बॉडी का, और सारे पाप धुल जाएंगे। और फनी ये है कि कुछ टाइम के बाद जब इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे तो इनका ब्लड टेस्ट हुआ था एक्चुअली, और उसके अंदर कुछ भी नहीं मिली थी ऐसी कोई प्रॉपर्टी। इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था जापान में कि इसने अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए मंगा, वहाँ की एनिमे, वहाँ की मूवीज़ और इवन गेम के अंदर भी अपना कैरेक्टर डाला हुआ था। अगर आप इसकी बनाई हुई गेम खेलते हो तो आप एक मेंबरशिप दे के इसकी कल्ट का पार्ट बन जाओगे, और साथ में आपको एक मेंबरशिप देनी होगी। और यही नहीं, गेम खेलते खेलते आप हिप्नोटाइज हो जाओगे उसकी तरफ। इसके ऊपर एलिगेशन थे कि इसने जो है अपने फॉलोअर को एकदम ब्रेन वॉश किया हुआ है, और जो कोई भी इससे कुछ सवाल पूछता था तो ये या तो उनको मरवा देता था या गायब करवा देता था। इसके पीछे जापान में ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको फॉलो करता था और इसकी सच्चाई नहीं जानता था। इसके खिलाफ एलिगेशन भी बहुत हुए थे, इसको बहुत ज़्यादा आउटरीच का भी सामना करना पड़ा था। और इसके जो फॉलोअर थे वो आज तक के जितने भी कल्ट थे उन सब में सबसे ज़्यादा वॉयलेंट फॉलोअर माना जाते हैं। 1990 के अंदर इन लोगों ने क्या करा था कि ये बहुत टाइम से केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और इन्होंने एक सरीन गैस जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है बेसिकली, वो अपने पास रखते थे, और वो बनाने में भी एक्सपर्ट हो गए थे।
क्योंकि इसके पास बहुत तरह के बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट भी इसको फॉलो करते थे जापान के। इन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने नेबरहुड के पास ये सरीन गैस छोड़ी थी और जिसका पता लगा था पुलिस को, और बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। बताया जाता था कि ये जो हादसा था ये सिर्फ एक प्रैक्टिस थी आगे होने वाले बहुत बड़े हादसे की, और वो बड़ा हादसा हुआ था 20 मार्च 1995 में। जापान में एक जगह है कासुमिगा गेसी, यहाँ पे एक स्टेशन था, सबवे स्टेशन। मेट्रो जा रही थी ट्रेन अपने टाइम पे, और 5 अलग मेट्रो में इसके कल्ट के मेंबर थे। उन सबके हाथ में पॉलीथीन में सेरीन गैस थी और वो उन्होंने पेपर पे रब करी, फोल्ड की हुई थी। कुछ टाइम के बाद जैसे ये स्टेशन आता है कॉमन स्टेशन, ये सब लोग उसके अंदर होल करते हैं। जैसे गैस लीक होने वाली होती है, ये लोग अपना मास्क लगा के वहाँ से निकल जाते हैं, और बाहर एक एस्केप कार थी इनके पास। 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ये जापान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक हमला था और इसके अंदर लगभग 20 लोग मारे गए थे और 1000 से ज़्यादा घायल हुए थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ था पूरी दुनिया में, स्पेशली जापान में। इसका जो LF का जो फाउंडर था शोको, उसको अरेस्ट किया गया था, काफ़ी लंबा केस चला था और फाइनली 2018 में उसे फांसी दे दी गई। लेकिन बताया जाता है कि ये जापान का आज तक का सबसे बड़ा काला दिन में से एक है और हर साल इसको एज ए ब्लैक डे मनाया जाता है उस जगह पे 20 मार्च 1995 में। लेकिन इसके बाद भी आज भी शोको अशारा का वो कल्ट फॉलो होता है। जो हमारा आखिरी कल्ट है ये किसी कल्ट से बढ़ के है, ये एक क्राइम की तरफ ज़्यादा है। अगर आपको मैं पूछूं कि यूएस के अंदर सबसे बड़ा क्रिमिनल आज तक का कौन रहा है, तो आप शायद कहोगे टेड बंडी, जिसने कई सारी लड़कियों का मर्डर किया था और वो एक सीरियल किलर था, एक ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट सीरियल किलर। या तो फिर आप कहोगे कि दूसरा सन की जेफरी डामर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों तो इसके आगे बच्चे थे। जो अमेरिका का आज तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल है और जिसका कल्ट मैनसन एंड फैमिली, वो आज तक फॉलो किया जाता है, उस शख्स का नाम था चार्ल्स मैनसन। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा मूवीज़ में और इस एपिसोड्स में इसका जिक्र है। इसने आज तक कभी अपने हाथ से तो किसी को नहीं मारा था, लेकिन इसके जो फॉलोअर थे, बेसिकली जो भी लोग थोड़े से एंटी सोशल होते थे या हिप्पी होते थे या जिनको सोसाइटी में जगह नहीं मिलती थी, इसने एक बहुत बड़ा एक रेंच लिया हुआ था कैलिफोर्निया में और ये वहाँ से अपना कल्ट फॉलो करवाता था। इसके माथे पे निशान था नाजी का, ये एक बहुत ही बड़ा नाजी सिंपथाइजर था। और इस बंदे का आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि इसकी लाइफ कैसी थी। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ ने इसको नाम भी नहीं दिया था, डॉक्यूमेंट में बाकायदा ऑफिशियली नो नेम था। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवीज़ ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे शैरन टेट को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं और उसको बचा ले जाता है। बट लेकिन जो रियल कहानी थी वो ये थी कि इसने अपने फॉलोअर के अकॉर्डिंग कम से कम से ज़्यादा लोगों को मरवाया था पूरे यूएस के अंदर, और इसको खुद को एक बहुत ही सनकी मिजाज बंदा बोला जाता था। और इसने सिर्फ एक शक होने पे कि इसके खिलाफ किसी ने गवाही दी है, इसने अपने लोग वहाँ भिजवाए और इसने नहीं देखा कि वहाँ पे एक एक्ट्रेस है जो कि प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड है। इसने उस पूरी फैमिली को एकदम ब्लड बाथ करवा दिया था वहाँ पे, और जिसके लिए पूरे अमेरिका में उस टाइम पे 1969 में वो जो शैरन टेट का मर्डर था, इसने जो करवाया था चार्ल्स मैनसन ने, ये पूरी दुनिया में आज तक बहुत ही फेमस है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक एपिसोड में से एक है पूरी दुनिया में। और इसके अगर आप कुछ इंटरव्यू के मैं आपको क्लिप दिखाऊं तो ये बहुत ही क्रेजी था, इसके जवाब बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते थे, आप खुद ही देख लो। I did not break the law. Jesus Christ told you that 2,000 years ago. You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it. I have it here. तो गाइज ये थे 5 ऐसे कल्ट जिनको दुनिया में आज भी फॉलो किया जाता है और ये बुराड़ी कांड से बहुत पहले हुए थे। एक मैं आपको बोनस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आई होप कि आप में से किसी को पता हो। एक दुनिया में एक ऐसा कल्ट है जिसके बारे में मीडिया बहुत कम बात करता है और उसको फॉलो करने वालों में से एक बंदे का नाम है टॉम क्रूज। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट करें, मैं आपका आंसर पिन करूँगा। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो गाइस, थैंक यू सो मच। यू आर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।